नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। इस पे पहला व्याख्यान। जर्मनी आप जानते हैं यूरोप में एक बड़ा राज्य है। नेपोलियन के उदय से पूर्व जर्मनी लगभग 300 राज्यों में विभक्त था और ये सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत माने जाते थे। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने इस पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी के लोगों में एकता की भावना का संचार हुआ। वस्तुतः नेपोलियन के कार्यों के द्वारा जर्मनी के राज्यों में स्वतंत्रता जागरण या स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता का विचार, एक जर्मन का विचार, ये वहाँ पर डेवलप हुआ। वियना कांग्रेस ने 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ बनाया था। ऑस्ट्रिया का सम्राट इस परिसंघ का अध्यक्ष बना। इस परिसंघ की एक राष्ट्रीय सभा, जिसको डाइट भी कहा गया, वो बनाई गई, जिसमें जर्मन रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। यद्यपि इस राष्ट्र सभा को बहुत से अधिकार दिए गए थे, किंतु इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव था तथा ऑस्ट्रिया और प्रसा की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण यह कोई निर्णायक कार्य नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? जो एक विशाल वो परिसंघ का के द्वारा जो राष्ट्र सभा बनाई गई थी, उसकी बात हो रही है। संसद जिसको हम कह लें, जिसको डाइट कहा गया। इसके अतिरिक्त जर्मनी है, इसके विभिन्न राज्य अपने अधिकारों में कमी भी नहीं होने देना चाहते थे। सभी राज्य अधिकार चाहते थे। वस्तुतः 1815 से 1850 तक जर्मनी में ऑस्ट्रिया की ही प्रधानता रही। 1815 से 1862 तक जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती गईं। अतः इस अवधि में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग, एकीकरण की ओर जो बढ़ने का जो एक गति है, वो बहुत मंद रहा। 1862 में बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना, जिसके कुशल नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की ओर बड़ी तीव्र गति से बढ़ा तथा उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अतः जर्मनी के एकीकरण के अध्ययन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम तो बिस्मार्क के पहले, जबकि एकीकरण की गति मंद रही, और दूसरा बिस्मार्क के चांसलर बनने के बाद जब एकीकरण की गति तीव्र हो गई। तो पहले बिस्मार्क के पूर्व की बात हम करते हैं। उससे पहले एकीकरण में जो मंद गति थी, उसकी हम बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा
फैल रही थी, किंतु उसकी गति अत्यंत मंद थी। और इस मंद गति के जो कारण हैं, खासकर प्रोफेसर लिप्सन ने जो चर्चा की है, पहला उन्होंने कहा कि मानसिक थकान। नेपोलियन के युद्धों के कारण जर्मनी की जनता सैनिक स्थापना, जो जनता है वो जर्मनी वो मतलब एक शांति चाहते थे, क्योंकि दीर्घकालीन युद्धों के कारण सैनिक और जनता न केवल शारीरिक थकान महसूस कर रही थी, बल्कि मानसिक थकान भी महसूस कर रही थी। दूसरा, सुधारवादियों में मतभेद। जर्मनी में जो भी सुधारवादी थे उनमें मतभेद थे। वे जर्मनी में सुधारों की अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे, किंतु अपने कार्यक्रम के संबंध में वे एकमत नहीं थे। कुछ सुधारवादी दल ऑस्ट्रिया के परंपरागत गौरव की अवहेलना करना ही नहीं चाहते थे, तो कुछ प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी की शक्ति को संगठित करना चाहते थे। कुछ सुधारवादी जर्मनी के सभी राज्यों को हटाकर एक गणतंत्र की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। इसके अतिरिक्त जर्मनी के राजनीतिक दलों के नेताओं में अनुभव का भी अभाव था। जर्मनी की जनता में भी समान रूप से राष्ट्रीय जागृति विकसित नहीं हो पा रही थी। इसीलिए जर्मनी की संपूर्ण जनता संयुक्त जर्मनी की आवश्यकता ही अनुभव नहीं कर पा रही थी। केवल शिक्षित वर्ग और कुछ उच्च कुल के लोगों में ही राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। जर्मनी के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न राज्य भी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग आलापते थे। तो इस प्रकार वहाँ के लोगों में मतभेद था। एक वहाँ जो वीना कांग्रेस के निर्णय द्वारा जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया गया था। अतः मैटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, नवीन विचारधारा को कुचलने का निश्चय किया, जिसको हम कहते हैं ना प्रतिक्रियावादी शासन। उसने जर्मनी को पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए घोर प्रतिक्रियावादी नीति का अवलंबन किया और वो उससे जर्मनी जो है वो उसका शिकार हो गया उसकी, और जर्मनी के लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और प्रशा का जो पारस्परिक द्वेष है कि भाई जर्मनी का नेतृत्व किसके हाथ में रहे, और ये जो पारस्परिक द्वेष रहा वो भाई मैटरनिक चाहता था जर्मनी को इतना कमज़ोर रखा जाए कि वहाँ उदारवाद की विचारधारा उत्पन्न हो। यह तभी संभव था जब जर्मनी के राज्यों को विभाजित रखा जाए। अतः मैटरनिक का प्रयत्न यही रहा कि जर्मनी के राज्य विभाजित रहे। इसके विपरीत प्रशा चाहता था कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर जर्मनी को संगठित किया जाए और उसका नेतृत्व प्रशा करे। तो ये ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच का एक जो आपस में प्रतिस्पर्धा। अब हम बात करते हैं एकीकरण की विचारधारा के प्रसार के कारण। पहला तो हम बौद्धिक जागृति। जर्मनी के जो विचारक, साहित्यकार, लेखक, इन सब ने जर्मन राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। जर्मनी के कवियों, दार्शनिकों, इतिहासकारों ने जर्मनी के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डालकर राष्ट्रीयता की, एकता की भावना को गति प्रदान की। फिक्टे ने एक जो उसकी पुस्तक है एड्रेस टू द जर्मन पीपल, उसके द्वारा जर्मनी जाति को प्रभावित किया। हिगल ने शक्ति पर आधारित राज्य पर अपने विचार प्रकट किए। डालमेन, राके, बॉमर आदि इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास की छानबीन करके जर्मनी इतिहास को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। हेनरिक हाइन जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता के गीत गाकर जनता में जोश भरने का कार्य किया। बर्लिन, बान, लिप्जिग और कुछ
अन्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जागृति के प्रमुख केंद्र बन गए। विद्यार्थियों ने अपने संगठन बनाए। एक बड़ा प्रसिद्ध संगठन था बर्सेनसैफ्ट। धीरे धीरे इस संगठन की शाखाएं जर्मनी के 16 विश्वविद्यालयों में स्थापित हो गई। इस संगठन ने जर्मनी युवाओं में एकता और स्वतंत्रता का अभूतपूर्व उत्साह भरने का कार्य किया। इससे जर्मन जनता की राष्ट्रीय भावना को नवीन प्रेरणा प्राप्त हुई। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र की बात करें हम तो जर्मनी के सभी राज्यों में चुंगी चौकियां अलग अलग थीं। व्यापारियों को जगह जगह चुंगी देनी पड़ती थी। इससे वाणिज्य और व्यापार में बड़ी असुविधा होती थी। यद्यपि प्रशा ने 1819 में स्वासबर्ग के छोटे से राज्य से सीमा शुल्क संबंधी संधि की तथा ऐसी ही संधि के लिए अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित किया, किंतु उनके पारस्परिक मतभेदों के कारण 1834 से पूर्व प्रशा का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके मतभेद समाप्त हो गए तथा 1834 में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर जालवरीन नामक एक आर्थिक संघ की स्थापना की। यह संघ भी प्रशा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। इस संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने यह निश्चय किया कि संघ के सदस्य राज्य माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे और एक दूसरे के यहां पर चुंगी नहीं लेंगे। फ्री ट्रेड 1850 तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इस संघ में सम्मिलित हो गए। प्रारंभ में मैटरनिक इस संघ के परिणामों को नहीं समझा, किंतु जब उसे आभास होने लगा कि इस आर्थिक संघ से जर्मनी की एकता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तब उसने इस आर्थिक संघ का विरोध किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर 1848 की क्रांति की हम बात करते हैं, जो कि फ्रांस में हुई। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तथा वियना से मेटरनिक के पलायन की सूचना प्राप्त होते ही जर्मनी की विभिन्न रियासतों में विद्रोह उठ खड़े हुए तथा इन रियासतों में राष्ट्रीयता के समर्थकों ने निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में विद्रोहियों को सफलता मिली। अधिकांश जर्मन राज्यों में वैध राज सत्ता स्थापित हो गई तथा उदार मंत्रिमंडलों की नियुक्तियां हुई। वैधानिक शासन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुई। प्रशा में विद्रोह का स्वरूप अधिक उग्र था। प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को भी उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा, किंतु कुछ समय बाद फ्रेडरिक विलियम ने पुनः निरंकुशता की नीति अपनाई। 1848 के प्रारंभ में जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने जर्मनी का एक संघ बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संसद को आमंत्रित किया, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में हुआ। इस संसद में जर्मनी के राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए तथा जर्मन संघ का संविधान तैयार करने लगे। वस्तुतः यह राष्ट्रीय संसद जर्मन एकता का प्रतीक थी तथा जर्मन जनता के स्वप्न को साकार कर सकती थी, किंतु इस संसद के समक्ष अनेक कठिनाइयां एवं समस्याएं भी थी। संघ की रूपरेखा तथा उसके अधिकारों के विषय में विभिन्न राज्यों में मतभेद थे, अतः संविधान बनाने में काफी समय लगा। इस बीच जो समय बीतता गया, फ्रांस में क्रांति का प्रभाव कम होता गया। 1848 तक ऑस्ट्रिया व प्रशा क्रांति को कुचलने में सफल हो गए। ऑस्ट्रिया ने इस राष्ट्रीय संसद के कार्यों में बाधाएं उपस्थित करना प्रारंभ किया। फिर भी
मार्च 1849 में राष्ट्रीय संसद ने संघ का संविधान तैयार कर लिया और फ्रांस के सम्राट को जर्मनी का सम्राट बनाने का, माफ करना विद्यार्थियों, मैं अपनी पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ, 1849 में राष्ट्रीय संसद ने संघ का संविधान तैयार कर लिया तथा प्रशा के सम्राट को, कहाँ के सम्राट को, प्रशा के सम्राट को जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लिया। किंतु ऑस्ट्रियन सम्राट ने प्रशा के सम्राट से मुलाकात की। जगह थी आलूमुल्स। उस जगह पर, आलूमुल्स की नामक जगह पर, दोनों ऑस्ट्रिया सम्राट ने प्रशा के सम्राट से मुलाकात की। उसको जर्मन संघ का राजमुकुट स्वीकार न करने की चेतावनी थी। फलस्वरूप 3 अप्रैल 1849 को विलियम चतुर्थ ने नवीन जर्मन संघ का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। उसके बाद संसद इस दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकी। कार्यवाही की जगह हम यूं कहें कि कोई प्रभावी कार्य नहीं कर सकी। इसके बाद प्रशा के मंत्री जोसेफ ने हेनोवर तथा सेक्सनी के साथ मिलकर प्रशा के नेतृत्व में संघ बनाने की योजना तैयार की, किंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो सकी। इस प्रकार 1848 की क्रांति के फलस्वरूप जो राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न हुई थी उसका दमन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं जर्मनी में जो औद्योगिक विकास, उसका जो प्रभाव रहा। 1834 में जालवरिन की स्थापना से जर्मनी के व्यापार और उद्योग के जो विकास के मार्ग हैं वो खुल गए थे। विद्यार्थियों, जालवरिन आप समझ रहे हैं, अभी हमने चर्चा की थी। ये जो जालवरिन है 1834 में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर के एक आर्थिक संघ बनाया गया था। ये हमने अभी इसी व्याख्यान में इसकी बात की थी और 1850 तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इस संघ में सम्मिलित हो गए थे। तो इससे वहाँ पर एक व्यापार और उद्योग के कार्य में गति आई। 1850 से 60 के मध्य जर्मनी का तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। इस काल में प्रशा के रूर क्षेत्र में, जगह का नाम है रूर, कोयला और लोहा मिल जाने से कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई। सूती कपड़े के उद्योग में भी मशीनों का प्रयोग बढ़ने से अनेक स्थानों पर सूती कपड़े की मिलें स्थापित हुईं। रेलों का विस्तार हुआ तथा 1850 तक जर्मनी के सभी प्रमुख नगरों को रेलों द्वारा जोड़ दिया गया। इस प्रकार 1860 तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक देशों में होने लगी। इस औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप प्रशा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। इस औद्योगिकरण का जर्मनी के राजनीतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नए पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे इस वर्ग ने जर्मनी की राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया और यह वर्ग बहुत ही प्रभावशाली हो गया। जर्मनी के पूंजीपति अपने आर्थिक हितों के कारण संयुक्त जर्मनी के समर्थक थे। पूंजीपति वर्ग का सहयोग प्राप्त हो जाने से एकीकरण आंदोलन को नई गति प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1860 तक आते आते जर्मनी को स्वाधीन कर
उसे एकता के सूत्र में बांधने के प्रयासों ने जोर पकड़ लिया था, किंतु प्रसा के सम्राट एवं मंत्री इतने साहसी नहीं थे कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़े हो सके। 1861 में परिस्थितियां बदल गईं। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई और उसका भाई विलियम प्रथम प्रसा का सम्राट बना। विलियम प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में ही हो सकता है। 1862 में उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया और इसके बाद एकीकरण की प्रगति में तीव्रता आ गई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।